नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात में आपके लिए क्या है खास। आज बताएंगे हम आपको नेपाल की संसद पर चढ़ाई, आखिर क्यों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए नेपाल में। न सिर्फ सड़कों पर निकले बल्कि संसद का घेराव किया, संसद की चढ़ाई की, गाड़ियां फूंक डाली हैं, संसद के दरवाजे पर आग लगा दी। 20 लोगों की मौत हो गई है नेपाल में। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ ये जेन जी ने किया है। आपको बताऊंगा कि आखिर ये जेन जी क्या है, कौन है ये जेन जी, कहां से आ गए, आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं कि देश की संसद तक चढ़ाई कर दी इन्होंने। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा, कर्नाटक से यूपी तक भारी तनाव है। गणेश विसर्जन से लेकर 12 अफवात तक आखिर क्यों चल रहे हैं पत्थर, कितनों की गिरफ्तारी हुई, कितनों पर एक्शन हुआ है, यह आपको बताऊंगा, और तनाव क्यों बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर हम बात करेंगे, दिल्ली में फुलेरा 2.0 पंचायत, आपने देखी है फिल्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसी पंचायत फिल्म की तर्ज पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पति भी काम कर रहे हैं पंचायत पति की तरह, यानी प्रधान पति की तरह। और इस पर बीजेपी क्या कह रही है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर हम बताएंगे, सावधान फट सकता है एसी। एक एसी फटा, जिस एसी के फटने के बाद से मां बाप और बच्ची की मौत हो गई है। इसलिए बताऊंगा यह घटना कैसे हुई। एसी अगर आपके घर में लगा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, और कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, मुंबई से नाराज हैं लालबाग के राजा। विसर्जन परसों रात को हो गया था, लेकिन लालबाग के राजा का विसर्जन कल सुबह होना था, जो रात 9 बजे के आसपास हुआ, जब ग्रहण लगने वाला था। इस पर लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। आखिर क्यों लालबाग के राजा का जो विसर्जन है वो देर रात हुआ है, बताएंगे आपको। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। जेन जी ने संसद पर कब्जा किया तो बौखलाई सरकार दमन पर उतरी है। फायरिंग में 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा। बिहार में कांग्रेस सांसद ने जनता के कंधों पर डाला बाढ़ निरीक्षण का बोझ। बाढ़ पीड़ित की पीठ पर लद कर कटिहार में खेतों का जायजा लेते दिखे तारिक अनवर। हरियाणा के फरीदाबाद में एसी ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग से माता पिता और बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। लड़के ने छत से कूदकर बचाई जान। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन जुलूस में पथराव के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। कार्रवाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। यूपी के 3 जिलों में जमकर बवाल हुआ। कानपुर में शिया सुन्नी मुस्लिम भिड़े तो देवरिया में 12 अफवात के जुलूस में भारी हंगामा और नारेबाजी। हरदोई में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी से भड़के मुस्लिमों ने थाना घेरा। मथुरा में आई भयानक बाढ़ से कई गांव डूब गए, कॉलोनियों में पानी घुसा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार जाने से मुसीबत बढ़ी। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री मान ने दिखाया जज्बा। अस्पताल में इलाज के दौरान कैबिनेट मीटिंग कर सीएम ने कई अहम फैसले लिए। कल नए उपराष्ट्रपति के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में चुनाव होगा। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती के बाद नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले आज विपक्षी नेताओं ने मॉक पोलिंग की। बीजेपी ने भी एनडीए सांसदों की वर्कशॉप कराई। दिल्ली के लाल किले से चुराया गया 1 करोड़ का कलश यूपी के हापुड़ से बरामद हो गया है। दिल्ली पुलिस ने जैन समुदाय के आयोजन से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में लालबाग के राजा के विसर्जन में देरी से भक्त नाराज हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल में गणेश विसर्जन को धर्माचार्यों ने अपशकुन बताया। त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप के बाद हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है। सीएम सुक्खू ने 99% से ज्यादा साक्षरता का दावा कर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बड़ा ऐलान किया। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को मुंबई में ऑर्थर रोड के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। सरकार ने 13,500 करोड़ का फ्रॉड करने वाले भगोड़े के प्रत्यर्पण के लिए जेल और सुविधाओं की जानकारी देते हुए बेल्जियम को लेटर भेजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ज्वाइंट ऑपरेशन में एक सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जम्मू में के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सिराज खान गिरफ्तार।
बिहार की एसआईआर प्रक्रिया से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं को सुप्रीम राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानने का चुनाव आयोग को आदेश दिया। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आई है नेपाल से। सोशल मीडिया बैन पर जला डाला नेपाल। तस्वीरें हिला देने वाली हैं जो नेपाल से आई हैं, देख रहे हैं। नेपाल में युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आप नेपाल की देख रहे हैं जहां युवाओं पर गोलियां चलाई गई जो प्रदर्शन कर रहे थे। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 20 युवाओं की मौत हो गई है इस प्रदर्शन के दौरान। और जब गोली चली कई युवा एक के बाद एक जमीन पर गिरे। गोलियां लगी कईयों को। और आइए आपको बताऊं ये हुआ क्यों। आज दरअसल युवा सड़कों पर उतरे जिन्हें जेनजी कह रहे हैं। वो युवा सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन था। और उसके बाद ये सभी युवा दरअसल प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने जा रहे थे। बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी जिससे प्रदर्शनकारी आगे ना जाने पाए। और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, गिरा दिया इसे और उसके बाद संसद की तरफ बढ़े। हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं जो संसद की तरफ भाग रही थी, संसद की तरफ दौड़े और संसद को भी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, भीड़ का अंदाजा देखिए जरा। जहां तक नजर जाएगी आपको युवा नजर आएंगे, प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक डाली, नुकसान पहुंचाया सार्वजनिक संपत्ति को। प्रदर्शनकारी जिन्होंने आग लगाई ये खुद को जेनजी कह रहे हैं। आपको बताऊंगा जेनजी क्या है, ये कौन लोग हैं,
लेकिन बैरिकेडिंग गिराने के बाद ये संसद की तरफ बढ़े, नेपाल की संसद तक पहुंच गए, संसद के दरवाजे पर चढ़ गए। ये आप देख रहे हैं, दरवाजे पर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगानी शुरू की। जो आप देख रहे हैं नेपाल की संसद का द्वार है, जहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंचे नारेबाजी करते हुए और आक्रोशित थे कि देश में सोशल मीडिया कैसे बैन किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को निशाना बनाना शुरू किया, पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू किए, एक एक कर पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को टारगेट किया। और इसके बाद देखिए जरा, पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इन्हें भगाने के लिए पानी की बौछारें पुलिस ने मारनी शुरू की। पत्थर और बवाल, ये सब हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी इरादे से नेपाल के युवाओं ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में जेन ज़ी ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि केपी ओली सरकार हिंसक होते आंदोलन के लिए दमन पर उतर आई। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें भी युवा प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ते देख ओली सरकार ने सेना उतार दी, कर्फ्यू लगा दिया और अब किसी भी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। हजारों उग्र आंदोलनकारियों के सपोर्ट में नेपाली सेलिब्रिटी भी आ गए हैं। तो क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट हो जाएगा? और अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं नेपाल की सड़कों पर हाल ये था, कहीं गाड़ियां जला के राख कर दी गई। पुलिस ने कोशिश की अपनी तरफ से टीयर गैस चलाने की, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये हुआ क्यों? दरअसल सोशल मीडिया बैन पर यह नेपाल जल उठा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। इसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है। वहां नेपाल की संसद में भीड़ के घुसने का यह पहला मामला है। अब संसद में अब तक कोई नहीं घुसा था। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएम आवास के पास भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया फौरन। काठमांडू के साथ ही देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं नेपाल में। इस आंदोलन का नेतृत्व नेपाल के युवाओं ने किया है। नेपाल में इसे जेन ज़ी क्रांति कहा जा रहा है, जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दरअसल अनुमति ली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रदर्शन उग्र हो गया। हजारों प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन तक पहुंच गए। गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और भीड़ ने कुछ जगहों पर आगजनी की भी कोशिश की है। एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। कई इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया। नेपाली पीएम ओली के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। बिगड़े हालात के बाद नेपाली पीएम ओली ने फौरन आपात बैठक बुलाई और नेपाल में पीएम आवास पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। और भारत नेपाल सीमा के पास भी एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा के पास भैरवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह है स्थिति। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा भविष्य क्या बनाएंगे? हमारा भविष्य सोशल मीडिया है, इसी पर बैन लगा दिया है।
हमारा देश का ये जो हालत है ना, अभी स्थिति है ना, बहुत खराब हो चुका है। ये नेता लोग ने बहुत करप्शन किया है। करप्शन करते उनका छोरा छोरी जो है ना, उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेज केपी ओली को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। नेपाल सरकार एकदमै अब ये सरकार क्या कर रही है? हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये सरकार हमारे पैसों को बर्बाद कर रही है। यूरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै टैक्स भरेको पैसाबाट। बहुत करप्टेड बन चुके हैं। अभी ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। और ये पहला प्रदर्शन आपने दुनिया में देखा होगा जो सोशल मीडिया बैन के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये युवा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे कि सरकार इनकी आवाज बंद नहीं कर सकती। रही आपको बताऊं कि आखिर सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ है नेपाल में, क्या वजह है जिस पर यह बवाल हुआ। नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने यह बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कई साइट्स पर बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका। टिकटॉक, वाइबर, विटक ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कुछ साइट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दरअसल सरकार ने सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर की समय सीमा तय की थी। 4 सितंबर को देर रात से इन पर बैन लगना शुरू हुआ और इसके बाद नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली इससे प्रभावित हुए। ये लोग इन साइट्स के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद परिवार से फोन पर बात करना और महंगा हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस रुक गया था इस पर। यूट्यूब और गिटहब जैसे साइट्स नहीं चलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। नेपाल सरकार फर्जी उकसाने वाली खबरों पर दरअसल रोक लगाना चाहती थी। सरकार का तर्क यह कि कई साइट्स ऐसी खबरें चलाते हैं। सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों पर रोक लगाना मकसद है। नेपाल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया गया। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया। विरोध की आग धीरे धीरे नेपाल के कई शहरों में बढ़ती चली गई, जो बैन तक गई। और बैन के बाद हालात आपने देखे क्या से क्या हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं, लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ये देख रहे हैं, केपी ओली का पोस्टर प्रदर्शनकारी फाड़ रहे हैं। जितने लोगों को आपने प्रदर्शन करते देखा, इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। इन्हें जेनजी कहते हैं। ये जेनजी आखिर क्या है, आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये जेनजी होता क्या है? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो आप युवाओं को देख रहे हैं पैम्फलेट और पोस्टर्स के साथ, यही जेनजी की एज है। ओली सरकार के खिलाफ जेनजी ने बगावत की है। जेनजी का मतलब है जनरेशन जेड, और 13 से 28 साल की उम्र वाले जेनजी कहलाते हैं। 13 से 28 की जिनकी उम्र है वो जेनजी कैटेगरी में आते हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी इंटरनेट की गोद में पली बढ़ी है। इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है। इनका बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन, गेम्स और फेसबुक से शुरू हुआ है। होश संभालते इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब इन्होंने देखा है। इन्होंने ट्रोल, साइबर बुलिंग का सामना किया है। इन लोगों की सोच और नजरिया पिछली जनरेशन से अलग है। इनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, इनके लिए सीखने, संवाद करने और राय रखने का मंच भी है। कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी है। नेपाल में इस आंदोलन को जेन जी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। इस आंदोलन को नेपाल में किसी नेता ने खड़ा नहीं किया है। 13 से 28 साल के युवाओं ने इसे खुद अपने दम पर खड़ा किया है। नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। नेपाल के जेन जी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, और इसी के बाद 13 से 28 साल के युवा सड़कों पर उतर आए। दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ लोग जेन जी कैटेगरी में आते हैं। मतलब दुनिया की करीब 30% आबादी
जेनजी से जुड़ी है। एशिया में 25 से 30% जनसंख्या इसी एज ग्रुप की है और भारत में भी 30% से ज्यादा आबादी जेनजी की है। नेपाल में करीब 25% युवा जेनजी कैटेगरी में आते हैं। तो जेनजी ने कैसे सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सुनिए जरा नेपाल के पीएम क्या कह रहे हैं। नेपाल में नेपाली जनता, मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से बैन हुआ है। जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। जेनजी पुस्तालाई पीर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। अब सवाल यह उठ रहा है, नेपाल में प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के खिलाफ इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ। हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रदर्शन हुआ कि कैसे लोकतंत्र खत्म हो और राजशाही आए। यह तस्वीर आपको याद है। यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हुआ था। लोग सड़कों पर निकले थे, केपी ओली को हटाना मकसद था। यह जो प्रदर्शन हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ था, इसके पीछे एक चेहरा था, उनका नाम है दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई हिंदू राष्ट्र की मांग वाले प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और कहा यह जा रहा है कि अभी जो सरकार के खिलाफ जेनजी खड़े हुए उसके पीछे भी दुर्गा परसाई हो सकते हैं। तो आइए अब आपको बताऊं कौन है दुर्गा परसाई जिन्होंने नेपाल की सत्ता हिला दी है। यह है दुर्गा परसाई और यह नेपाल के पीएम केपी ओली। ओली सरकार के खिलाफ पहले भी बगावत हुई है। हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही के समर्थन में बवाल हुआ। 25 मार्च को काठमांडू में राजशाही के समर्थन में हिंसक झड़प हुई। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर इस आंदोलन को हवा देने का शक था, लेकिन दुर्गा परसाई की गिरफ्तारी के बाद इस पर से पर्दा हटा। हिंसक प्रदर्शन का मुख्य आरोपी दुर्गा परसाई को माना जाता है। परसाई को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दुर्गा परसाई को इसके बॉडीगार्ड के साथ पकड़ा गया। परसाई को प्रचंड और ओली का करीबी भी माना जाता है। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद परसाई जेल से रिहा हुआ। परसाई नेपाल के एक दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता है। 2023 से लगातार नेपाल में राजनीतिक आंदोलन कर रहा है। परसाई राजशाही और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के समर्थक हैं। अब एक बार फिर नेपाल में हिंसा पर परसाई घिर सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि इसमें भी परसाई का रोल हो सकता है। लेकिन नेपाल में राजशाही का दौर बहुत लंबा चौड़ा रहा है। नेपाल में लगातार प्रधानमंत्री बदलते चले गए, इससे भी लोगों में गुस्सा है। नेपाल में इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनका विश्वास और यकीन राजशाही पर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। देखिए जरा नेपाल की स्थिति क्या है। जो मैंने आपको बताया, राजा रजवाड़े नेपाल में रहे हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई थी। 2006 में नेपाल में बड़ा जन आंदोलन हुआ और इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। कई सरकार तो एक साल तक भी सत्ता नहीं संभाल सकी और मतलब 17 साल से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। नेपाल में किसी भी दल को अब तक बहुमत नहीं मिल सका है। इससे राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है। नेपाल में राजा की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए और इस दौरान राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगे। हाल के सालों में नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। बेरोजगारी की वजह से लाखों लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। नेपाल की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस वजह से जनता का विश्वास लगातार सरकारों से टूट रहा है। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कई बार हो चुकी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। नया पुस्ता है, युवा लोग थे, उनको रोजगारी से लेकर शिक्षा से लेकर कुछ समस्याएं थी। इसी बीच गवर्नमेंट ने वो अनरजिस्टर्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया और इससे कई लोगों के पठन पाठन से लेकर रोजगारी तक असर हुआ और लोग काफी नाराज हो गए। लेकिन इस बीच में हमारा युवा तबका जो है आंदोलन में चला गया। समस्याएं आई हैं, वो आज बहुत विकराल रूप से समस्याएं आई। लोग मारे गए हैं, वो 18 से लेकर 28 साल की उम्र के लोग हैं। इसीलिए परिस्थिति बड़ी विकट है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं।
कि आखिर कर्नाटक से यूपी तक घमासान क्यों मचा है, कर्नाटक से यूपी तक तनाव और पथराव। दरअसल क्या हुआ, मंड्या में गणेश विसर्जन का दिन था। गणेश विसर्जन के लिए गणेश जी की प्रतिमा जा रही थी, एक इलाके तक पहुंची और इस इलाके में पहुंचने के बाद दावा है, ये मस्जिद देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि मस्जिद से पथराव हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पथराव के बाद की, ये तस्वीर है पथराव के बाद। उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इस पत्थरबाजी के बाद वहां बहुत से संगठन पहुंच गए, नारेबाजी शुरू हो गई, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रात के बाद जब सुबह हुई तो सुबह भारी हुजूम था। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हिंदू संगठन के पहुंच गए जो प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलानी शुरू की। जो प्रदर्शनकारी थे, पुलिस ने लाठियां चलाकर, लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। और उसके बाद कर्नाटक में हालात तनावपूर्ण हो गए। फिर सिक्योरिटी बुलाई गई, पुलिस को लगाया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी यही माहौल था। आखिर क्यों तनाव बढ़ गया? यूपी के हरदोई की तस्वीर देखिए जरा। हरदोई में फेसबुक पोस्ट, कहा गया इस्लाम विरोधी फेसबुक पोस्ट किया गया, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने प्रदर्शन किया। इसी तरह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई। फिर मौके पर पुलिस ने पेट्रोलिंग शुरू की, फोर्स उतारना पड़ा। त्योहार आया और फिर देश के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। कहीं गणेश विसर्जन पर नफरत के पत्थर चले, जिसे लेकर बवाल इतना बढ़ा कि हंगामा और आगजनी शुरू हो गई। तो कहीं बारह वफात के जुलूस में नफरती भाषण शुरू हो गया, तो कहीं दो समुदायों में ऐसी झड़प शुरू हुई कि सर तन से जुदा किनारे लगने लगे। शहर शहर त्योहार पर ऐसा तनाव क्यों फैल रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, या फिर समाज के कुछ लोगों का रुख ऐसा हो गया है कि उन्हें दूसरे समुदाय की खुशी और जुलूस देखा नहीं जाता? जुलूस के जश्न में जहर घोलने वाले ऐसे लोगों पर योगी और दूसरे राज्यों की पुलिस क्या एक्शन ले रही है? तो रही आपको बताऊं कि आखिर क्यों पत्थरबाजी हुई, इसमें क्या एक्शन हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले आपको मंड्या का हाल बताते हैं। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन के जुलूस पर भारी बवाल हुआ है। मंड्या में आगजनी, पथराव और पुलिस का लाठीचार्ज तक हो गया। जुलूस के बाद ऐसी हिंसा हुई कि शहर में धारा 163 लगानी पड़ी, यानी शहर में किसी तरह की भीड़, प्रदर्शन, जुलूस पर पाबंदी लग गई।
दरअसल मंड्या में गणेश विसर्जन का जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजरा, ऐसा दावा है, आरोप है कि तभी मस्जिद से जुलूस पर पथराव हुआ है। इससे विवाद बढ़ा तो दोनों समुदायों में हाथापाई शुरू हो गई। इस मारपीट और पत्थरबाजी से 8 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बवाल के बाद 2 FIR दर्ज हुई है, 21 लोग गिरफ्तार हैं। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि साजिश के तहत गणेशोत्सव को निशाना बनाया गया, क्योंकि पिछले साल भी मंड्या में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव और बवाल हुआ। हिंदू संगठन ने इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर आगजनी की। मंड्या में हिंसा और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। मंड्या में पत्थरबाजी के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हालात अब पूरी तरह काबू में हैं। गणेश प्रतिमा का विसर्जन उसके बाद हुआ। राज्य में विसर्जन के दौरान छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। एक जगह झंडा लाने के लिए चाकू मारने का प्रयास किया गया, दूसरी जगह गणपति जुलूस के दौरान विवाद हुआ, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। सरकार हिंदुओं को दमन करने का, हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटक में कर रहा है। मैं इसको विरोध करती हूँ। ऐसा एक माहौल है कर्नाटक में, हम बच नहीं सकते, हमारा भावना बच सकते। आपको मालूम है कि कब विसर्जन होता है गणपति का, तो हमें तैयारी क्यों नहीं की थी? वाई सेंसिटिव इलाकों को छोड़ क्यों देते हैं? ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आप वोट बैंक से प्रभावित होकर अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, यूपी में क्यों नहीं होता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता, और अगर होता है तो 1 घंटे में शांत कैसे हो जाता है? ये बड़े सवाल है। अब देखिए जरा, उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आई। यूपी में सर तन से जुदा के नारे लगे। दरअसल जुलूस जा रहा था, उस दौरान सर तन से जुदा के नारों की आवाज आ रही। उसके बाद इलाके के धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया, लोगों को शांत करने की कोशिश की। अपने अपने घरों में चले, गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें, इसलिए प्रशासन से बात हो गई है। अपने गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग, इसी तरह की एक तस्वीर देवरिया से आई है। देवरिया में जब जुलूस निकल रहा था तो वहां इस तरह के बयान चलाए जा रहे थे जो उकसाने वाले थे। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बुरहानपुर की अगली तस्वीर है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के तनाव की खबरें आई, फिर मौके पर पुलिस पहुंची है और हालात काबू करने की कोशिश की। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर इन शहरों में क्यों तनाव बरपा है, क्या वजह थी। दरअसल हरदोई में भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला। तस्वीरें हरदोई की आप देख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे, थाने का घेराव किया, हंगामा बढ़ा तो कई थाने की पुलिस लगानी पड़ गई। हरदोई में एक शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय भड़क उठा और प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगा। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर हरदोई में हंगामा और बवाल किसी तरह से थमा है। वहीं देवरिया में बारावफात के जुलूस में भारी हंगामा और नारेबाजी हुई और इसके पीछे था 2 युवकों का काम जो माइक लेकर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनकी कोशिश जुलूस के बहाने लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने का था, लेकिन जुलूस में जहरीला भाषण और उकसावे की कार्रवाई पर के बाद उन्हें भारी पड़ गई ये कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी जीशान और साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। यूपी के कानपुर में भी 2 मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़ गए, खूब पत्थरबाजी हुई, सरतन से जुदा के नारे लगे, बवाल शुरू हुआ एक शिया युवक की सुन्नी समुदाय पर की गई विवादित टिप्पणी से। सोशल मीडिया पर जैसे ही विवादित बयान वायरल हुआ, सुन्नी समुदाय भड़क उठा। सैकड़ों की भीड़ ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ दिया और पथराव करने लगे। इस इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई।
लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की गई। मौलाना भी सड़क पर उतरे और लाउड स्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील की। आरोपी की गिरफ्तारी और भारी फोर्स की तैनाती के बाद हालात काबू में आए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूपी के कानपुर में पुलिस क्या कह रही है। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो हम किया करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा यह कल तय हो जाएगा। बड़ा दिन है कल, उपराष्ट्रपति देश को मिलेगा। कल ही तस्वीर साफ हो जाएगी, कल ही वोटिंग है और कल ही नतीजे आ जाएंगे। एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी। अब मैं आपको बताऊं अगली तस्वीर। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एनडीए ने वर्कशॉप की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस वर्कशॉप में शामिल हुए थे कि सांसदों को बताया जाए कि वोटिंग कैसे करनी है, वोटिंग में कुछ भी गड़बड़ ना हो, वोट खराब नहीं होना चाहिए एक भी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी की है। कांग्रेस ने आज संसद में अपने सांसदों को बुलाया और इसी तरह का एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी संसद भवन पहुंची हैं, कांग्रेस सांसद पहुंचे, प्रियंका वाड्रा को आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव, और उसके बाद बाकायदा संसद परिसर के अंदर सांसदों की ट्रेनिंग हुई, उन्हें बताया भी गया है। ये इंडिया गठबंधन के सांसद, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के अंदर की। इन सांसदों को बताया गया कि सही तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कैसे देना है। पूरे देश की नजरें कल होने वाले चुनाव पर हैं। एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन के सामने हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी। ताकत के लिहाज से एनडीए के कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। कल ही मतदान और कल ही शाम 6 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इस चुनाव को लेकर चर्चा, तैयारी और जीत की दावेदारी अभी दोनों ओर से है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर संसद में ही कल चुनाव होगा। एनडीए और इंडिया दोनों के कैंडिडेट होंगे, लेकिन चुनाव होता कैसा है उपराष्ट्रपति का? उपराष्ट्रपति चुनाव वोटिंग खास तरीके से होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता देनी होती है। यानी कैंडिडेट अगर 2 हैं तो आपको अपनी पहली पसंद बतानी है और दूसरी पसंद बताना है। इसके अलावा पहली पसंद को 1 नंबर और दूसरी पसंद को 2 बताना होगा आपको। 2 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो पसंद उसी क्रम में 3 भी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं इसमें, साथ ही मनोनीत सांसद भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है और साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं होता है। सांसद अपने मन के अनुसार वोट कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर ना हो जाए या डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। ये अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। जी, हम लोग अपील कर रहे हैं सभी सांसदों से कि एक न्यूट्रल व्यक्ति को अगर आप लोग चुनेंगे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो सबके साथ वो न्याय कर पाएंगे या लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है। बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि ये बड़ा दिन है, उपराष्ट्रपति का नाम तय होगा, तो आखिर किसकी संभावना ज्यादा है, किसके पास ताकत ज्यादा है, ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, 293। टीडीपी के 16 हैं, बीजेपी 240, जेडीयू 12, शिवसेना 7,
एलजेपी रामविलास 7, आरएलडी 2 और एनसीपी 1, यानी 293 सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद भी वोट करते हैं। एनडीए के पास राज्यसभा में 132 हैं, यानी टीडीपी 2, बीजेपी 102, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, आरएलडी 1 और एनसीपी 3, मिलाकर 132 हो जाते हैं। एनडीए की ताकत देखिए जरा, 293 के साथ 132 जोड़िए, 425 सांसद हैं इस वक्त एनडीए के पास। वाईएसआर सहित कई पार्टियों का समर्थन भी मिलेगा। ऐसे में यह आंकड़ा 450 के करीब पहुंच सकता है। एनडीए उम्मीदवार को बहुमत से ज्यादा समर्थन है। अब देखिए इंडिया की ताकत क्या है। इंडिया गठबंधन की 234 सांसद लोकसभा में है, टीएमसी के 28, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22, शिवसेना के 9 और आरजेडी के 4, मिलाकर 234 हो गए। राज्यसभा में 77 हैं, टीएमसी के 13, कांग्रेस के 27, सपा के 4, डीएमके के 10, शिवसेना उद्धव के 2 और आरजेडी के 5, यानी इंडिया गठबंधन की संख्या 234 प्लस 77 यानी 311 है। आप एमआईएम सहित कई दलों का समर्थन मिलेगा उन्हें। इस तरह इंडिया को लगभग 325 वोट मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद बहुमत के आंकड़े से दूर रहेंगे ये। अब बात यह है कि आखिर ताकत एनडीए की ज्यादा है, लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरे किसके साथ हैं, ये बड़ी बात है। क्या इनके किसी एक तरफ जाने से कोई दूसरा पड़ना भारी या कमजोर हो सकता है? तो आपको दिखाऊं ये किसके साथ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 सांसद वोट करेंगे, 782। 48 सांसद ऐसे हैं जो ना एनडीए में हैं और ना इंडिया गठबंधन में हैं। इनमें से कई दलों ने अपनी स्थिति अब साफ कर दी। जैसे बीजेडी, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से गैर हाजिर रहेगी बीजेडी। पार्टी के राज्यसभा के में 7 सांसद हैं। बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव, बीआरएस ने भी मतदान से गैर हाजिर रहने का फैसला कर लिया है। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। एमआईएम, इंडिया उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेगी एमआईएम। ओवैसी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एमआईएम के लोकसभा में 1 सांसद है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी के कुल 12 सांसद हैं। यह है इन पार्टियों का रुख। सुनिए जरा इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, सुदर्शन रेड्डी साहब, वो क्या कह रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई सीक योर सपोर्ट। माननीय सदस्यों, मैं आपका समर्थन चाहता हूं, अपने लिए नहीं बल्कि उन मूल्यों के लिए जो हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। इस चुनाव में कोई पार्टी व्हिप नहीं है और मतदान गुप्त है। किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि देश के प्रति प्रेम ही आपके चुनाव को प्रभावित करेगा। आइए अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त में एनडीए के जो जीत का आंकड़ा है या जो भी उपराष्ट्रपति रहा उसका जीत का आंकड़ा बढ़ता चला गया है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको याद होगा 2002 में भैरव सिंह शेखावत साहब 149 वोटों से सुशील शिंदे से जीते थे। इसके बाद 2007 में हामिद अंसारी और नजमा हेपतुल्ला आमने सामने थी। हामिद साहब यूपीए के कैंडिडेट थे और नजमा हेपतुल्ला एनडीए की कैंडिडेट थी। हामिद अंसारी और जसवंत सिंह आमने सामने थे। 252 वोटों से हामिद अंसारी उस वक्त जीते थे 2012 में। अगला नाम 2017 में वेंकैया नायडू के सामने गोपाल कृष्ण गांधी थे। 272 वोटों से जीते थे वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़ के सामने मार्गरेट अलवा थी। 346 वोटों से जगदीप धनखड़ साहब 2022 में जीते हैं। आइए अब आपको सुनवाओ, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। देश हित को सर्वोपर मान करके, संविधान को सर्वोपर मान करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपर रखकर मत करेंगे तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। देखिए ऐसा नहीं है, राधा कृष्णन जी सामाजिक क्षेत्र के, सियासी क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के बहुत जांचे परखे खरी शख्सियत हैं और मैं मानता हूं कि एनडीए ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बेहतरीन उम्मीदवार देश के सामने उपराष्ट्रपति के लिए रखा है। आपने जिनको चुना था अगर उनको हटाना पड़ा तो क्या गारंटी कि जिनको आप लाए ये कई दिन चलेंगे। मुकाबला है एक व्यक्ति जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है, कहाँ गई ये, और एक व्यक्ति जिसके लिए संघ का विधान सर्वोपरि है। चयन संविधान और संघ के विधान में है और इतिहास इसको दर्ज करेगा और इतिहास फाइनल कभी नहीं होता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दर्दनाक खबर, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
सावधान, एसी जान भी ले सकता है। उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन ऐसा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फरीदाबाद से तस्वीर आई है। एसी फटा और घर में आग लग गई। मेरा सब कुछ मेरा भी। कोई बात नहीं, चलो आप अपना फोन ले आए, मेरा फोन तो जल ही गया। भाई नहीं आ सकते अंदर उधर, अब पूरी आग लग गई कमरे में, बेड में। भगवान बचा लो यार। हाँ, मेरा सब जल, मेरा सब कुछ मेरा भी। कोई बात नहीं, चलो आप अपना फोन ले आए, मेरा फोन तो जल ही गया। भाई नहीं आ सकते अंदर उधर, अब पूरी आग लग गई कमरे में, बेड में। भगवान बचा लो यार। मेरा सब जल, मेरा सब कुछ मेरा भी। कोई बात नहीं, चलो आप अपना फोन ले आए, मेरा फोन तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस घर में आग लगी है, एसी में आग लगी और उसके बाद जिनकी मौत हुई है वो ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, यानी धुएं की वजह से उनकी मौत हो गई। आग लगने के बाद घर की स्थिति देखिए जरा। ये है वो घर के अंदर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया। डिजाइनर कपड़े पहनने के लिए देखे जो इस तरीके से पहनेंगे तो आपने देखा किस तरह जलकर सब कुछ राख हो गया, लेकिन इसमें एक पिता, उनकी बेटी और पत्नी की भी मौत हो गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पिता और बेटी की तस्वीर है जिनकी मौत हो गई फरीदाबाद में एसी फटने के बाद, और उसके बाद पत्नी की भी मौत हुई है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? दरअसल जो एसी लगा था उसमें आग लगी। फरीदाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग थी। पहले फ्लोर पर एसी का कंप्रेसर फट गया बताया जाता है, और ग्रीनफील्ड कॉलोनी में सुबह के करीब 3 बजे यह हादसा हुआ है। एसी का कंप्रेसर फटने से पहले फ्लोर में आग लगी और पहली मंजिल पर लगी आग का धुआं दूसरे फ्लोर पर चला गया, यानी जो ऊपर रहते थे। तो ऊपर पति, पत्नी और बेटी एक ही कमरे में सो रहे थे। 24 साल का बेटा आर्यन दूसरे कमरे में सो रहा था। पति, पत्नी और बेटी ने बचने के लिए छत पर जाने की कोशिश की थी उस वक्त, लेकिन गेट बंद होने से वो छत पर नहीं जा पाए। लौटकर कमरे में आए और तीनों धुएं की वजह से बेहोश हो गए। धुएं की वजह से दंपत्ति और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। सचिन कपूर, रिंकू कपूर और 13 साल की बेटी सुजान की मौत हुई है, जबकि बेटे आर्यन ने खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आर्यन को गंभीर चोट आई है और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। देहरादून में पड़ता है आर्यन। बाढ़ की वजह से फिलहाल घर आया हुआ था। पहली मंजिल पर रहने वाला परिवार बच गया, यानी जिनके घर में एसी लगा था वो परिवार बच गया। जो ऊपर रह रहे थे उन 3 लोगों की मौत हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उस वक्त वहां कई चश्मदीद मौजूद थे, उन्हें सुनिए। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पर। आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंखें खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। आइए मैं आपको बताऊं, अगर एसी लगा है तो किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह के हादसे ना हो। सबसे पहले आपको बताऊं आग लगने की वजह क्या होती है। पहली वजह आग लगने की शॉर्ट सर्किट। दूसरी वजह होता है कि आपका कंप्रेसर ओवरहीट हो जाए, ज्यादा गर्म हो रहा है। तीसरी वजह वोल्टेज में लगातार बदलाव हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। चौथी वजह होती है नकली पार्ट्स अगर एसी में इस्तेमाल कर लिए गए हैं। पांचवी वजह एसी में धूल या ग्रीस जमा होना, और छठी वजह होती है कि खराब वायरिंग। यह वजह है जिनकी वजह से एसी खराब हो सकता है और एसी में आग भी लग सकती है। लेकिन आपको बताऊं क्या कुछ और सावधानियां आपको बरतनी है, क्या वक्त के साथ कराते रहना है। एसी में सावधानी बरते, हर सीजन में सर्विसिंग जरूर कराएं। एसी जब आप सर्दियों के बाद ऑन करें तो पहले उसकी सर्विसिंग करा लें। लोकल वायरिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। स्टेबलाइजर जरूर इस्तेमाल करें।
एसी का प्लग हमेशा पावर सॉकेट में लगाएं। लोकल या नकली पार्ट से बचें। बंद कमरे में बहुत देर तक एसी ना चलाएं। जलने की अगर गंध आए तो सबसे पहले एसी बंद कर दें। रिपेयरिंग हमेशा प्रोफेशनल से ही कराएं। इन चीजों का ख्याल जरूर रखिए अगर घर में एसी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है कि रेखा गुप्ता को आखिर आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि दिल्ली में फुलेरा 2.0 आ गया है। यह आप देख रहे हैं सीएम के पति मनीष गुप्ता हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप देख रहे हैं दिल्ली की सीएम बैठी हैं और उनके बगल में पीछे आप देखिए कुर्ते में उनके पति बैठे हैं। ये आम आदमी पार्टी का दावा है कि रेखा गुप्ता सरकारी बैठकों में अपने पति मनीष गुप्ता को लेकर जाती हैं और अधिकारियों के साथ वो बैठे होते हैं। आखिर उनका क्या काम है इसमें? आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है और मजाक भी उड़ा रही है कि जिस तरह पंचायत में प्रधान पति थे, क्या उसी तरह दिल्ली में सरकार चल रही है। रेखा गुप्ता सीएम है और मनीष गुप्ता सरकार संभाल रहे हैं। आइए आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी ने बाकायदा तस्वीर शेयर की और तस्वीर शेयर करके रेखा गुप्ता पर हमला किया है। क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? संजय सिंह कह रहे हैं फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनके पति सुपर मुख्यमंत्री हैं। जैसे सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, दिल्ली में सीएम के पति वही कर रहे हैं। आतिशी कह रही है देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उनका पति संभाल रहा है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पूरा बवाल है किस बात को लेकर, क्यों ये इल्जाम लग रहे हैं। तो ये एक तस्वीर, ये आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता बैठे हैं और रेखा गुप्ता बैठक ले रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है दिल्ली में फुलेरा की पंचायत की सरकार है। सीएम की बैठक की एक तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता के साथ उनके पति दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर मीटिंग की तस्वीर डाली। सीएम ने लिखा मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली सरकार के कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे और इसी बैठक में रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हमला किया। बीजेपी ने आप के वार का जवाब दिया, कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अमित मालवीय बोले आपको कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। इससे पहले 12 अप्रैल को भी सीएम के साथ बैठक में दिखे थे उनके पति। 12 अप्रैल को एमसीडी, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, तब भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा था। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, किस अधिकार से मुख्यमंत्री के पति सरकारी अफसर को निर्देश दे रहे हैं? कैसे संभव है? ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दिया जा रहा है कि इनके पति जो हैं वो प्रशासन को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहाँ पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली, 6 महीने में बर्बाद कर दिया। और आइए अब आपको बताऊं आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और उस पर बीजेपी क्या जवाब दे रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने जवाब दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा था क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सीएम के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सकें। तो अमित मालवीय ने कहा सीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है। अमित मालवीय ने कहा ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी। सौरभ ने कहा ऐसे क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं। अमित मालवीय ने कहा और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। साथ ही कहा हालांकि सुनीता केजरीवाल के विपरीत मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। ये इसलिए कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उस वक्त सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब लोगों को संबोधित किया था, तब भी ये सवाल उठे थे। आइए अब आपको बताते हैं आज लाइफ का फंडा में क्या है। दरअसल कोई रिजेक्ट करे या आलोचना करे तो परेशान मत होइए, बस अपने जुनून को पूरा करने में मजबूती से लगे रहिए। सोचिए अगर लता मंगेशकर जी आलोचना या तानों से घबरा जाती
तो ना वो सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड बना पाती और ना सुरों की देवी कहलाती। लता जी ने 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब फिल्मों में गाने का नंबर आया तो उनकी आवाज को पतली और कमजोर बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। यहां तक कि जिस पहली फिल्म के लिए गाना गाया वो कभी रिलीज तक नहीं हुई, लेकिन लता जी ने हार मानने के बजाय इसे चुनौती की तरह लिया। उन्होंने गानों पर रियाज और बढ़ा दिया, आवाज के उतार चढ़ाव की दिन रात प्रैक्टिस करती रही। वो संगीतकार फिल्म के माहौल और किरदार के हिसाब से सुरों में बदलाव करने में माहिर हो गई। बाद में सोचिए 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए, देश और दुनिया की सबसे लोकप्रिय गायिका बनी और लाइफ का बड़ा फंडा दिया कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हार मत मानो, अपने को संवारने सुधारने में लगे रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।